हम वास्तु कर रहे हो, चाहे किसी भी घर का इसमें करें, फैक्ट्री का सर करें। इसमें कुछ और चीज बताना है। क्या? मेरे साउथ में लगभग 15 फीट, मेरे ख्याल से 15 फीट हाँ। गड्ढा है। मतलब उस तरफ बहुत ज्यादा डाउन है जमीन। मतलब आपके, जो आपके अपने अंदर बाउंड्री के अंदर में, नहीं नहीं, बाउंड्री के बाद सर। बाउंड्री के बाहर दूसरे की तरफ। हाँ हाँ हाँ। वो अभी। पीछे रोड है। हाँ। पीछे पतली सी रोड है। वास्तु में जो सराउंडिंग्स हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यस पहले सर। जो अपना है उस पे हमें करना है, ठीक है। यस किसी भी प्रकार का वास्तु आपको करना हो, किसी भी प्रकार से, इन द सेंस है कि घर का हो, ऑफिस का हो, फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, आपके पास उसका नक्शा होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि जैसे इन्हीं का, ये निशान जी, नितेश जी का जो मैप हम देख रहे हैं, इस मैप में देखिए कि प्लॉट किस प्रकार से है, ठीक है। अभी ये प्लॉट शुभ है अशुभ है, अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, ठीक। क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ पे अभी हम नहीं जाते हैं। अभी हम मैप के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, ये मैप कितना आवश्यक है, ठीक है। और किस किस प्रकार के मैप की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे जिसका भी घर है, एक बड़े प्लॉट के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब जितना आपका प्लॉट है पूरे में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो यस फिर सर। आपको दो मैप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि मान लीजिए ये जो आगे वाला एक खाली जगह है, ये इनका नहीं होता, दूसरे का होता, यानी इनकी जितनी जमीन है उसमें कंस्ट्रक्शन हुई है, तो सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है उसका एक मैप लगेगा। लेकिन यदि आपका ऐसा घर बना हुआ है कि चारों तरफ या एक तरफ या दो तरफ खाली जमीन है, फिर घर बना हुआ है, तो एक इस पूरे का बनेगा और एक जितने में कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका बनेगा, ठीक है। दो हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसी में मान लीजिए दो भाई का घर हो, इस पूरे, जैसे ये गेट यहाँ पे आप दिख रहे हैं बाउंड्री का, तो इस बाउंड्री से आप एंटर करेंगे, नीचे वाले फ्लोर पे एक भाई है, ऊपर वाले फ्लोर पे दूसरा भाई है, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा कि यदि दोनों का वास्तु आपको करना है, तो एक तो पूरे ओवरऑल जो प्लॉट है इसका जो ग्रिड होगा, नक्शा होगा, वो दोनों भाई के लिए कॉमन होगा। उसके साथ जो भाई जिस फ्लोर पे रहता होगा वो हम उसके लिए कंसिडर करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यदि दो भाई दो फ्लोर पे रह रहे हैं, तो जिसके लिए भी जो जिस फ्लोर पे रह रहा है उसका इंपॉर्टेंस उसके लिए ज्यादा होगा। बाकी पूरे प्लॉट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुआं है, अब ये कुआं सही है या गलत है, ये जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस पूरे के मैप के हिसाब से, तो हम इस पे जाएंगे। और यदि ये सही हुआ तो दोनों को फायदा मिलेगा, यदि ये गलत हुआ तो दोनों को नुकसान होगा। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या होता है, कई बार देखने में आपको लगता है कि कोई ऐसा वास्तु दोष है और उस घर में और भी फैमिली मेंबर हैं, तो किसी एक को प्रॉब्लम हो रहा है बाकी को नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी घर भले आपका है, घर में चार पांच सदस्य हैं, लेकिन सबकी कुंडली की दशा का भी रोल होता है, ग्रहों का भी रोल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या कुंडली वास्तु के प्रभाव को खत्म कर देती है? मेरा जो अब तक का ऑब्जर्वेशन है, खत्म नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, बहुत बार ऐसा, मैं जो पिछले 5-6 साल से वास्तु कर रहा हूं, तो जो अनुभव में आया है, लोगों का ये ऑब्जर्वेशन होता है, कई लोग मिलते हैं वास्तु कंसल्टेशन के दौरान भी मिले हैं कि इस घर में पिछले 10 साल से हैं, 15 साल से हैं या 20 साल से हैं, पहले कोई समस्या नहीं, समस्या अभी हो रही है। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जहाँ गेट है, जहाँ टॉयलेट है, जहाँ बेडरूम है, सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले 1 साल से, 2 साल से या 6 महीने से समस्या हो रही है। उसका रीजन ये होता है कि जैसे जब तक फेवरेबल दशाएं रहती हैं, तो उस वास्तु दोष का निगेटिव इम्पैक्ट नॉर्मली उनको फील नहीं हो रहा होता है। जैसे ही दशा चेंज होती है, दशा में प्रॉब्लम आता है और ये वास्तु दोष तो रिजल्ट दे ही रहा होता है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। समझ रहे हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जब दशाएं आपकी अच्छी चल रही हों, यदि उस दौरान आपने शायद इस वास्तु दोषों का उपाय कर लिया होता, तो मे भी उसके और बेटर परिणाम आपको मिल सकते थे। क्लियर है ना? नक्शा जो है आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ, पहले मैं भी वास्तु करने जब जाता था तो अपने हाथों से ही बनाता था, लेकिन क्या है कि जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का घर होगा
जिसमें चारों कोने होंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का हाथों से आप बना सकते हैं, वो आसानी से बन सकता है। लेकिन जिसमें कॉर्नर्स कटे हों, जैसे या बढ़े हुए हों, जैसे नितेश जी का है, मतलब मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, सपोज कीजिए कि ये स्क्वायर हो गया। नहीं, एक मिनट, ये एक तरह से स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया। तो इस टाइप का यदि है तो ये आपसे बन सकता है। लेकिन जो टेढ़ा मेढ़ा है, कॉर्नर कटे हैं, चार कॉर्नर जगह पे 7 8 10 हैं, तो उस स्थिति में हाथों से बनने में एक्यूरेसी नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, नक्शा बनाने के लिए हर जगह या ऑनलाइन भी जो ड्राफ्ट्समैन है, जैसे नितेश जी का ही ये नक्शा ऑनलाइन बन गया, आपको जो घर होता है नक्शा बनाना कैसे है बेसिकली, यानी आप किसी ड्राफ्ट्समैन से या आर्किटेक्ट से या किसी भी इंजीनियर से बनवाते हैं। आपके शहर में है तो वो आएंगे, वो मेजरमेंट लेके जाएंगे और आपका बन जाएगा। लेकिन यदि कोई आपके शहर में नहीं है और उससे बनवाना है तो क्या करना होगा? तो बेसिकली करना ये होता है कि जिस तरह से आपका प्लॉट है, एक फीता लीजिए। फीता लेने के बाद आप अकेले भी कर सकते हैं, थोड़ा परेशानी होगी, यदि बड़ा प्लॉट है तो बेहतर होगा कि 2 व्यक्ति हों। ठीक है, जैसे ये इनका शेप है तो आपको पता है, तो आप कोई भी एक पॉइंट पकड़िए, लंबाई या चौड़ाई या कुछ भी एक पॉइंट आप सीरा पकड़िए, और वो पकड़ने के बाद उसको पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब उसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये जो है आपका, ये दिख रहा है ना, ये सपोज करो कि आपने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, आपने इसका नाप लिया कि ये कितना फिट है। लेट्स से मान के चलते हैं ये 100 फीट है। तब 100 फीट है तो कागज में आप 100 फीट कैसे लिखेंगे? तो आपको यूनिट मानना पड़ेगा। जैसे स्केल आपके पास है, तो स्केल जो है वो नॉर्मली 30 सेंटीमीटर की आपको मिल जाती है। 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट का। ठीक है, लगभग 1 फीट ही होता है। 30 सेंटीमीटर कितना होता है चेक कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट हो जाता है। ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर 1 फुट में होता है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर का, या उसमें इंच भी दिया रहता है, जैसे मान लो 15 इंच का यदि आपके पास स्केल है, तो आपका ये वाला जो मैंने ऊपर जैसे मार्क किया हुआ है, ये वाला जो लंबाई है, लेंथ, ये 100 फीट है, और स्केल जो है आपके पास 15 इंच का है। तो उसमें आप मान लीजिए 1 इंच बराबर 8 फीट। ठीक है, या 7 फीट। 6 फीट मानेंगे तो 15 इंच में 90 फीट तक ही जाएगा। तो 7 फीट मान लीजिए तो 105 फीट तक जाएगा। तो 14 इंच से ज्यादा, थोड़ा सा 14.5 तक आप मान लीजिए, 14.5 नहीं, 14.25। ठीक है, या 8 मान लीजिए तो 15 8 120 होगा। तो 14.5 इंच का आप एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा इस 100 फीट के बराबर। ठीक है, वैसे ही सपोज कीजिए कि आपने जो मार्क किया हुआ है वो आपने ये, अब इस लाइन को आपको मार्क करना पड़ेगा, यानी कोई भी एक लाइन इससे एडजेसेंट जो जुड़ा हुआ है उसको आप मार्क करेंगे। एक मिनट, जैसे ये लाइन है, अब इसको मान लीजिए आप, ये 40 फीट है। तो अब स्केल में एक बार जो आप पहले मान चुके हैं 1 इंच बराबर 8 फीट, वो चेंज नहीं होगा। तब वैसे ही अब ये 5 इंच आप ड्रॉ कर देंगे। तो 5 इंच आपने ड्रॉ किया तो कितना हो गया? ये 40 फीट। फिर अब ये वाला मान लो आप लेते हैं, और ये है 120 फीट, तो 15 इंच ड्रॉ करेंगे तो ये 120 फीट हो गया। तो ये इतना आपको तब करना है, इतने प्रिसीजन के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में, जब खुद से आपको हाथों से ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन यदि आपको वो नहीं करना है, ज़्यादा बेटर होगा कि आप ड्राफ्ट्समैन से ऑटो कैड पे बनवा लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप नॉर्मली बस इस तरह से एक डायग्राम एक पेपर पे आप खींच दें, और खींचने के बाद
उसमें ये मतलब नहीं है कि कितना बड़ा है, बस ऐसे ही आपने खींच दिया और इस पे आपकी जो एक्यूरेट इसका मेजरमेंट है, जैसे 100 फीट का है तो आपने यहाँ पे 100 फीट लिख दी। ठीक है, ये नीचे वाले पे 40 फीट लिख दिया, इसका 120 फीट लिख दिया। अब क्या होगा कि जो बनाएंगे आपके ड्राफ्ट्समैन, तो वो इस तरह से वो मेजरमेंट करके लिखेंगे। फिर उसके अंदर आपका जो कंस्ट्रक्टेड वाला है वो कितने में बना हुआ है वो मेजरमेंट करके आपने बना दिया कि इतने के भाई इतने में मेरा घर बना हुआ है। इस घर के अंदर में कैसे किस तरह से कमरे बने हुए हैं वो कितने बाई कितना का है उसका मेजरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जब आप करते हैं तो इससे आप ऑनलाइन किसी से भी अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। एक बार दो बार तीन बार चेंज भी करना पड़ सकता है, हो सकता है जैसे आपने जो माप के दिया हो वो उस ठीक तरह से ना समझ पाए हो, तो मे बी वो आपको भेजें, फिर आप देखें कि हाँ आपके घर से एक्यूरेट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मेजरमेंट इसमें दिखाया गया वो चेंज हो रहा है, मतलब दिख रहा है कि नहीं। यदि वो चेंज हो रहा है तो फिर आपको बदलना पड़ेगा। रीजन है कि मैप सही नहीं बनेगा तो फिर क्या है, आपको अपने घर में डायरेक्शन की एक्चुअल पोजीशन समझ में नहीं आएगी। तो जब एक्चुअल पोजीशन नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या होगा, वास्तु आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जैसे आपको किसी प्लॉट का करना होगा तो नॉर्मली प्लॉट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कभी कभार कुछ ऐसे घर में भी आप जाते हैं जो थोड़ा सा बेतरतीब इस तरह से उस गया है, कई मतलब छोटे शहरों में गांव में अधिकतर ऐसा मिलता है कि दो भाई तीन भाई का हिस्सा है और क्या हुआ कि उनका इस तरह से डिवाइडेशन हुआ है कि अब इसी घर में मान लो जैसे यहाँ पे एक रूम इनका हो गया, या इस तरह से आधा इसमें से जा रहा है आधा इनका हो गया, फिर इस तरह से है, फिर इस आदमी का इधर भी एक हिस्सा हो गया, फिर इसका इधर हो गया। समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा बेतरतीब ढंग से हो जाता है। कई बार जो दो भाई या तीन भाई का उनका अपना होता है ना, तो कुछ में एक कुछ ऐसा शातिर व्यक्ति होता है जिसका अपना अलग कहीं घर होता है या प्लॉट ले लिया होता है, उसके दिमाग में ये होता है कि मेरा तो अपना है, मैं बाद में चला जाऊंगा लेकिन इनका हिस्सा ढंग से ना लगे। तो वो अलग अलग प्रकार से चीजें, या दो फ्लोर का है तो मान लो इसमें से इधर भी ले लेगा इधर भी ले लेगा, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो कहेगा हम इधर रहेंगे इधर रहेंगे। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो उन घरों का भी आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वो इस तरह से बना हुआ है कि मैप तो नहीं बन पाएगा। तो विदाउट मैप कैसे करना है, ये विदाउट मैप जो करना है वो आपके लिए एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, मतलब वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे वैसे भी केस आपके सामने आएंगे तो उसमें क्या करना होगा। ठीक है, मतलब ऐसे उन केसेस को हम हटा दें। तो सामान्य स्थिति यह है कि किसी भी घर का आपको करना है तो प्रॉपर आपके पास मैप होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास एक फ्लैट है 2 BHK 3 BHK 1 BHK जितना भी फ्लैट है तो उस फ्लैट का नक्शा होना चाहिए क्लियर। यदि आपके पास घर है, घर इन द सेंस कि यदि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का या 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और जितना प्लॉट है उसमें आपने पूरा कंस्ट्रक्शन करवा दिया है, यानी आपकी जमीन थोड़ा भी आपने नहीं छोड़ा हुआ है, तो जो टोटल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है वो मैप आपको बना लेना पड़ेगा। यदि आपके पास ऐसा है जैसे नितेश जी का है कि आगे खाली जगह और पीछे बना हुआ है, या मान लो चारों तरफ से खाली जगह बीच में बना हुआ है, या फिर इस घर बना हुआ है और उसके दो तरफ खाली जगह है या तीन तरफ खाली जगह है, तो ऐसे केस में एक पूरे प्लॉट का बनेगा जितना आपके मतलब आपको ऑक्युपाइड है, जितनी आपकी जमीन की रजिस्ट्री है या जिस पे आपका मालिकाना हक है, उस पूरे का एक बनेगा। और दूसरा बनेगा जिसने में आपका घर बना हुआ है या बनाने वाले हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद सिचुएशन ये होती है कि यदि मान लो आपका 2 मंजिल का घर है तो दोनों मंजिल का अलग अलग नक्शा बनेगा, 3 मंजिल का है तो तीनों का अलग अलग बनेगा। क्लियर है, 4 मंजिल है तो चारों का अलग अलग बनेगा, यानी एक नक्शा से चारों नहीं हो सकता। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मानस जी बोलिए। ठीक है सर। घर फ्लैट्स में नॉर्मली ऐसा होता है या घर में भी होता है, जैसे आपका 2 फ्लोर या 3 फ्लोर का घर है तो क्या होता है कि आप जिधर रोड होता है या मान लो दो तरफ रोड है तो लोग बरामदा छोड़ते हैं, नहीं साइड से ऐसे पैसेज जैसा होता है, मान लो इधर से पैसेज हो गया या इधर से पैसेज हो गया ऐसे, तो क्या करना होता है, तो इस स्थिति में आपको पैसेज को भी काउंट करना पड़ता है और बिना पैसेज का भी करना होता है। यानी सपोज कीजिए कि नितेश जी का अब
इस जो खाली वाला हिस्सा है इसको भूल जाइए। अभी आप ये मान के चलिए कि जितने भी इनका घर बना हुआ है, इस बने हुए घर में ये नीचे का फ्लोर हो गया, मान के चलिए ग्राउंड फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाते हैं तो इस स्थिति में ये जो मैंने रेड मार्क दिया हुआ है और ये जो एरो मैंने दिखाया हुआ है, इस लाइन के बीच में इन्होंने बालकनी दिया हुआ है। फिर इधर फ्रंट की तरफ भी बालकनी दिया हुआ है। तो अब इनको इस ऊपर वाले फ्लोर का जो है दो मैप बनवाना पड़ेगा। एक मैप जिसमें पूरे जितने बना हुआ है उसको इंक्लूड करते हुए 16 दिशाओं में विभाजित किया जाएगा, और दूसरा जिसमें बालकनी को हटाते हुए 16 दिशाओं में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कुछ जगहों पे ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे आप कहीं जाते हैं, वास्तु करने जाते हैं, तो वास्तु करने जाते हैं तो वो क्लाइंट कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए आपको बुलाया होता है। तो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है वो मतलब 90% केस में उसके घर की स्थितियों से मिलती है। समझ रहे हैं? चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जॉब का है, किसी भी चीज़ का है। तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, तो वास्तु में जो 16 दिशाएं होती हैं उसमें किसी न किसी दिशा से वो मैच करता ही करता है। तो जहाँ पे ये खासकर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर ग्राउंड से ऊपर वाला जो फ्लोर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उन केसेस में अप्लीकेबल होगा कि एक पूरे फ्लोर का एरिया जितना उनका कवर्ड है उसका आप एक नक्शा बनवाएं और 16 दिशाओं में विभाजित करें, और दूसरा जो बालकनी है उस बालकनी को छोड़कर फिर 16 दिशाओं में विभाजित करें। क्लियर हो रहा है? और दोनों नक्शों के हिसाब से हमें सिम्टम के यानी क्लाइंट के परेशानियों को मिलाना होगा कि किस मैप के आधार पे वो मिल रहा है। जिस मैप के आधार पर मिल रहा होता है उसी के अनुसार आपको रेमेडीज करनी होती है। समझ में आया? यस सर। सर अगर ग्राउंड फ्लोर में प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए जैसे अपार्टमेंट में लेते हैं, हम्म। ग्राउंड फ्लोर में कोई रहता है, ऊपर में कोई रहता है, हम्म। नीचे में अगर कोई प्रॉब्लम होगा वो उसके लिए दूसरे वाला सफर होगा, ऊपर वाला सफर होगा। देखिए, मैंने क्या बोला अभी शुरू में ही हम बताया कि जहां आप रहते हैं आपकी सराउंडिंग्स का भी आप पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मान के चलिए कि आप जिस भी बड़े बिल्डिंग में आपका एक फ्लैट है, छोटा 1 BHK 2 BHK 3 BHK, तो यदि उस बिल्डिंग में ही वास्तु दोष होगा, उस सोसाइटी में ही होगा, तो उसका कम या ज्यादा इम्पैक्ट तो आप पे भी आएगा। सिंपल सी बात है। कारण यह है कि आप इंडिया में हैं, तो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी चीजें होती हैं, अच्छा डिसीजन या बुरा डिसीजन, तो इसका इम्पैक्ट आप पे आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हैं बात? यस सर। आप यस जिस सर। शहर में है उसमें पॉल्यूशन बढ़े, तो आप अपने घर में कहें कि हमने सब एयर प्यूरिफायर से लेके सब कुछ लगवा लिया, एकदम रूम से बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे, तो क्या आप प्रभाव से उसके बच जाएंगे? आप अपने घर में जब तक हैं ठीक है, प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपका घर तो उसी शहर में है ना। यस जो सर। भी वहाँ का वातावरण का स्थिति होगा वो उसका प्रभाव तो पड़ना ही है, कम या ज्यादा। लेकिन बात यह है कि हम अपने घर में सुधार कर सकते हैं, पूरे शहर में थोड़ी सुधार कर सकते हैं, पूरी सोसाइटी के हम्म। बिल्डिंग में थोड़ी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? हम्म। तो वो चीजें हमें कब देखना होता है, जब आप फ्लैट खरीदने या घर खरीदने जा रहे होते हैं। जैसे कोई आप गेटेड कॉलोनी या सोसाइटी में जा रहे हैं, आपको एक रो हाउस या कोई भी घर लेना है या फ्लैट ही लेना है, तो वो आपके सराउंडिंग्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए, ये आप जब ध्यान रखेंगे तो फिर आपको खरीदना है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि आपकी सराउंडिंग्स भी वास्तु के अनुसार जितना हद तक सही हो तो वो लेना चाहिए। नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप छोड़ दीजिए, दूसरे में देख लीजिए, तीसरे में देख लीजिए। समझ रहे हैं? यस सर। या कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बोलिए नितेश जी, कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी मैप जो है वो आपको मैंने बताया। मैप में एक चीज और समझिए, जैसे फ्लैट्स में खासकर ऐसा जब आप कर रहे होते हैं तो फ्लैट में ये समस्या आती है। मतलब फ्लैट्स में जो भी दो तरफ या तीन तरफ, ये उनकी कोशिश होती है कि जितने बेडरूम है हर बेडरूम में एक बालकनी हो। ठीक है, यदि 3 BHK आपका फ्लैट है तो तीन तरफ यदि कमरे दिए हुए हैं तो तीनों ही कमरे में बालकनी होगा। यदि वो बालकनी ओपन है, ओपन इन द सेंस कि वो बालकनी खुला है, जैसे ऊपर से नीचे तक कोई ज्वाइंट करने वाली दीवार नहीं है या लोहे का ग्रिल नहीं है, तो उसको ओपन बालकनी माना जाएगा और उसको नॉर्मली 16 दिशाओं के ग्रिड में शामिल नहीं किया जाता है।
ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जो फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट में आपकी बालकनी हो गई और ऊपर से छत भी होता है। ठीक है, कि आप अपने बालकनी में खड़े हैं या बैठे हैं तो बारिश नहीं आए, बारिश की जो बूंदे हैं पानी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, सिंपल। तो अब हो नीचे से उसका फ्लोर है और ऊपर से छत है, लेकिन बालकनी में फ्लोर और छत को जोड़ने वाली कोई वॉल नहीं होती है। तो वो क्या हो गया, वो उसको हम ओपन मानते हैं, तो वो नॉर्मली 16 जोन के मैप में कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन कई लोग ये करते हैं कि वो लोहे का ग्रिल लगवा के नीचे के फ्लोर को ऊपर के छत से जोड़ देते हैं, या फिर थोड़ी सी 7 फीट या 8 फीट की हाइट तक उठा के लोहे के ग्रिल को और फिर ऐसे दीवार में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एक तरह से उसको कवर्ड स्पेस बना लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब कवर्ड स्पेस वो हो जाता है तो उसको इस 16 दिशाओं के ग्रिड में शामिल किया जाता है। ठीक है, कवर्ड स्पेस, चूंकि वास्तु में जो मैप बनता है, ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी आपका यूजेबल स्पेस है, जो आप यूज कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उसको ग्रिड में 16 दिशाओं के मैप में लेना चाहिए। फिर उनके सिम्टम को देखिए और रेमेडीज कीजिए। क्योंकि जब तक आपकी बालकनी ओपन रहेगा, नॉर्मली आप कोई भी सामान वहां नहीं रखेंगे। ठीक है, आप बस सुबह शाम जब भी घूमते या टहलते हैं, बस आप टहले अंदर चले गए। ठीक है, लेकिन जब वो कवर्ड हो जाता है तो आप बहुत सारे ऐसे सामान उसको एज ए यूजेबल स्पेस के रूप में आप चेयर रख देते हैं, या कोई भी वॉशिंग मशीन या कोई भी सामान है कुछ ना कुछ यूज वाले, वहां ले जाके आप रख देते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि वो कवर्ड हो गया, मतलब सेफ हो गया। किसी भी स्थिति से आगे लोहे की ग्रिल लगती है, फिर चाहे उसमें प्लाईवुड हो गया या फाइबर का ऐसा कुछ लग जाता है या पर्दा लग जाता है, तो एक तरह से वो कवर्ड स्पेस से कंस्ट्रक्टेड जैसा ही वो यूज होने लगता है और फिर वो 16 दिशाओं के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि आपको इस कोर्स में प्रैक्टिस सपोर्ट भी है, तो आप जैसे ही किसी किसी घर का करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जहाँ समस्याएं होंगी तो मैं हूं ही। मैं इतना डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको समस्या ना हो। आर्मी के ट्रेनिंग में कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग में जितना पसीना गिराएगा, मैदान में या युद्ध क्षेत्र में उसका खून उतना ही कम गिरेगा। नहीं और जो जैसे ट्रेनिंग में पसीना नहीं गिराएगा उसको खून गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जितना ज्यादा दिमाग खपाएंगे, उतना ही प्रैक्टिकल आप जब करने जाएंगे, किसी का भी वास्तु करने जाएंगे, तो उसमें उतना माथापेची ज्यादा दिमाग का दही नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए इस पॉइंट्स को समझिए। बहुत से लोग नक्शे वाले पॉइंट पे ही छोड़ देते हैं, उनको ही समझ नहीं आती। सामान्य तौर पे बस वो सब समझे होते हैं, रूल उनको सब याद होता है कि नॉर्थ में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, साउथ में ये होना नहीं होना। समझ रहे हैं? पूरा एक तोते की तरह सब रटा होता है। ठीक है, रट लिए। लेकिन जब बात ये आती है, अब इन्हीं का निशान जी की, नीतीश जी का ही, बार बार निशान मेरे मुंह से आ रहा है, नीतीश जी का ही है ये घर। अब इसमें किस प्रकार से आप क्या काम करेंगे, किस सेंटर को मानेंगे, किस मैप को लेंगे, पूरे का कंसिडर करेंगे, हाफ का करेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग विषय है। इसको हम एक्सटेंडेड वाला पोर्शन मानेंगे या कट मानेंगे, ये बागमुखी में आएगा या गौमुखी में आएगा, समझ रहे हैं? ये हमें देखना पड़ेगा किस दिशा में यदि एक्सटेंडेड है तो सही है। तो ये सब चीज मैप बनने के दौरान ये बड़ा क्रूसियल पॉइंट होता है। तो बस आदमी ही करता है। मैं जैसे सीख गया हूँ, आप भी सीख जाएंगे। पेशेंस रखना है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और आराम से होता जाएगा। अभी मैप से रिलेटेड जितना चीज़ मैंने बताया, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। नितेश जी बोलिए आप। क्लियर है। क्लियर है? हम्म। ठीक है। अपने हाथ से भी मैंने बनाया था तो 10% एरर मुझे आ रहा था, जो कि इंजीनियर्स लोग बोलते भी हैं हाथ से बनने पर एरर आता है। तो 10% बहुत सी चीजों में क्या होगा, कब एंट्री बदल जाएगी। सपोज कीजिए कि N2 की यस एंट्री सर। है, आपने हाथ से बनाई है, और मैप से बनने पे ऑटोकैड से कहीं N3 हो जाए, या आपने हाथ से बनाया वो N3 है और ऑटोकैड से बने तो N2 हो जाए। समझ रहे हैं? तो चीजें बदल यस सर। जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी का वास्तु कर रहे हैं, आप पूरा अपना एफर्ट डालेंगे, सब कुछ करेंगे और नक्शा ही गलत हो, क्या फायदा होगा?
और ऐसा हो चुका है। मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाला भी था। वो आपका कानपुर में मैं गया था वास्तु करने के लिए, 2023 की बात है। तो जिस भी वास्तुविद से उन्होंने सेवाएं ली थी, तो वास्तुविद महोदय जो है वो वहीं कानपुर के ही थे। उन्होंने गूगल अर्थ से डिग्री नहीं चेक किया, बस जो कंपास होता है ना मोबाइल का, उससे डिग्री देख ली। अब उस डिग्री से उन्होंने नक्शा बना के और उनको सजेस्ट कर दिया। अब मैं जब गया तो मैं तो गूगल अर्थ से लेता हूँ। गूगल अर्थ में नक्शे जो डिग्री होती है वो काफ़ी एक्यूरेट, मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना होता है। तो गूगल अर्थ से डिग्री जो है एकदम काफ़ी एक्यूरेट होती है। तो गूगल अर्थ से जैसे ही हमने डिग्री ली, अब एक जोन बदल जा रहा है। मतलब जहाँ नॉर्थ होना चाहिए वहाँ नॉर्थ नहीं होके NNW आ रहा है। अब इस तरह से एक जोन कंप्लीट बदल गया, बताइए। सिर्फ वो वेरीफाई करके नहीं देखने के कारण नक्शा गलत हुआ, प्लेसमेंट गलत हुई। समझ रहे हैं? मतलब मान लो मैंने आपको कहा कि नॉर्थ में आपकी एंट्री N4 पर होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपने गलत नक्शे को ही गलत ग्रिड कर दिया, जहाँ N4 होना चाहिए वहां आप N2 ला दिए या N6 ला दिए, गलत ग्रिड करके, तो फिर वो नक्शे के कारण ना बर्बाद हो गया। तो मैप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहां तक है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पॉसिबल हो आप किसी भी प्रोफेशनल से नक्शा बनवाइए। नक्शा जो बनेगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? और कहीं भी ज्यादा महंगा नहीं है, 1.5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से नॉर्मली बन जाता है। नहीं, 1000 स्क्वायर फीट का है, 2500 3000 4000 रुपये लग ही रहा है, तो कोई ये मतलब महंगा सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो भी रेमेडीज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसी बेस पे करेंगे ना। तो ये सही यस। होना चाहिए। लेकिन हर एक ड्राफ्ट्समैन तो ये चक्र बना करके नहीं ना देगा सर। नहीं, जो वास्तु वाला करे क्यों नहीं देगा? हाँ। वास्तु वाला जो करता होगा तो वो देगा ना। यस सर। समझ रहे हैं? मान लीजिए मैंने अच्छा। आपको जिनका कांटेक्ट दिया है तो वो तो कर देते ही हैं, वो भी बनाते हैं और एक ग्रिड भी लगाते हैं। आप उनसे ही यस करा सर। लीजिएगा, या फिर आपके कांटेक्ट में और आगे आगे हैं, धीरे धीरे लोग तो बनेंगे ही ना, कोई ना कोई कांटेक्ट में आएगा ही। या क्लाइंट से हम्म। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा क्लाइंट है आपके जो ये बोलता है कि मतलब मैं ये बनवा लूंगा, बन जाएगा। मतलब ये हम्म। 16 दिशाओं वाला ग्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो नहीं हो पाएगी तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उनसे ऑटो कैड फाइल पे ही ये नक्शा ड्रॉ किया जाता है। यस सर। ऑटो कैड पे। तो उनसे बोलिएगा कि ऑटो कैड पे ही जो नक्शा ड्रॉ किया हुआ है वही फाइल आप मुझे भेज दीजिए, और ये फाइल आप उनको भेज देंगे, और वो डिग्री निकालेंगे गूगल अर्थ से, और डिग्री निकाल के आपको ये ग्रिड करके दे देंगे। यस। समझ रहे हैं? ये कोई यस। बड़ा ये नहीं है, समस्या नहीं है। जैसे मैं अभी जनवरी में ही गया था ना आगरा नमकीन की फैक्ट्री का करने के लिए, जनवरी 2025 में, वास्तु करने के लिए। यस। तो मैं उनको आगे बोल चुका था जाने से पहले। जब उनका कॉल आया, मैंने बोला कि आप अगले सप्ताह में, मतलब ऐसा था कि अगले वीक में आपको आ जाना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला तब तक आप अपनी फैक्ट्री का एक मैप बनवा लीजिए। आगरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह भी हैं, उनके ऑफिस में लोग स्टाफ होते हैं। तो उससे उन्होंने बनवा लिया था। 3 फ्लोर था, तीनों का उन्होंने मैप बन गया था ऑटो कैड पे ही। मैं जब वहाँ गया तो यस। मैप मुझे मिला और मैंने इनको ही भेज गए, राजेंद्र जी को, और पूरा ग्रिड हम्म। करवा लिया तीनों चारों का। बीच बीच में जहां जरूरत पड़ी जिस हिस्से में, तो उसका फिर मैंने उनको मार करके भेजा कि सिर्फ इतने हिस्से का, जैसे फैक्ट्री का आप करने जाते हैं ना, तो एक फ्लोर हम्म। पे अलग अलग 3 4 5 ग्रिड भी लग जाता है, अलग अलग सेक्शन के लिए भी अलग बनाना पड़ जाता है। तो उतना आपसे हाथ से संभव नहीं है। समझ रहे हैं? ऑफिस का अलग बनाना पड़ सकता है, जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका अलग हो सकता है, उसी बीच में कहीं अगर थोड़ा सा रखा हुआ है सामान आपका स्टोरेज, तो उसका अलग बनाना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो मतलब है आराम से, यदि ऑटो कैड पे बना हुआ है तो आसानी से हो जाता है। ठीक है? धीरे धीरे सब आगे आपको मिलेगा, उसमें परेशान नहीं होइए। कैसे आपको मतलब करना है, कि कब कब 4 5 ऐसे ग्रिड की आवश्यकता पड़ती है, सब पता चलता जाएगा। अभी जहाँ से हमने स्टार्ट किया है घर से, तो उस पॉइंट से समझिए। जैसे नॉर्मली आप कोई भी एक घर का वास्तु करने जा रहे हैं, तो कैसे क्या क्या मैप में आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप समझ गए। यहाँ तक क्लियर है? माना यस यस जी सर। सर। बोलिए।